नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष डबल्स में एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल में आर्मी जेट और निरोका एफसी के बीच खेला गया मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ और आईसीसी की जारी ओडीआई रैंकिंग में शुभमन गिल 45 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंचे। विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने अपने स्थान पर बरकरार। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। एच एस प्रणय ने जापान के केंटो मोमोटा को और लक्ष्य सेन ने स्पेन के लुइस पेनाल्वेर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब अगले मैच में लक्ष्य और प्रणय आमने सामने होंगे। हालांकि 12वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने डेनमार्क की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 9वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने दुनिया के 74वें नंबर के खिलाड़ी स्पेन के लुइस पेनाल्वेर को 21-10, 21-17 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। परेरा अपने से बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। लक्ष्य सेन ने उन्हें महज 36 मिनट में हरा दिया। लक्ष्य की मौजूदा रैंकिंग 10 है। लक्ष्य सेन ने इसी महीने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसी कारण उन्हें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लक्ष्य सेन की जीत के कुछ देर बाद एच एस प्रणय कोर्ट में उतरे। उनके सामने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोता की चुनौती थी। उन्होंने कड़ी चुनौती के सामने अपने खेल का स्तर उठाया और केंटो मोमोता को 21-17, 21-16 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। अब अगले मैच में लक्ष्य और एच एस प्रणय आमने सामने होंगे। एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला ने दुनिया के 8वें नंबर की किम स्टोक और एंडर्स राममुसेन की डेनिश जोड़ी को मात दी। भारतीय जोड़ी ने दूसरे दौर के मुकाबले को सीधे गेम्स में 21-17, 21-16 से जीता। जीत के साथ ही भारतीय जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दुनिया में 35वीं रैंकिंग वाले अर्जुन और कपिला की जोड़ी ने पिछली बार के कांस्य पदक विजेता डेनिश खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छी शुरुआत की। भारतीय जोड़ी ने स्लो स्टार्ट के बाद मोमेंट्स हासिल करते हुए पहले गेम को 21-17 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और 21-16 से इसे जीतकर मैच को महज 40 मिनट में अपने नाम कर लिया। अब प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना वर्ल्ड नंबर 41 सिंगापुर की ही योंग काई टेरी और लोकीन से होगा। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी दूसरे दौर का अपना मुकाबला हार गई। भारतीय जोड़ी को चीन की विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट जोड़ी चेन किंग चेन और जिया यी फैन से सीधे गेम में 21-15, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। जबकि एक अन्य मुकाबले में पूजा दांडू और संजना संतोष की जोड़ी को कोरियाई जोड़ी सो ही और शिन चान की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। कोरियाई जोड़ी ने दूसरे दौर के इस मुकाबले को 21-15, 21-7 से जीता। इससे पहले कल साइना नेहवाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उन्हें जापान की 6ठी सीड नाओमी ओकुहारा के खिलाफ मुकाबले में वॉकओवर मिला। वहीं ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने मलेशिया की लो येन युआन और वेलेरी सियो को 21-11, 21-13 से मात दी। देखना दिलचस्प होगा कि इन खिलाड़ियों का विश्व चैंपियनशिप में आगे का सफर कैसा रहता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैंप।
जी हाँ, अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज लक्ष्य सेन से स्टार्ट करते हैं पुरुष सिंगल्स का मुकाबला, उन्होंने 74वें नंबर के खिलाड़ी स्पेन के लुइस पेनाल्वेर को 21-10 और 21-17 से लगातार गेम में हराया है और एक शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और लक्ष्य का पिछले कुछ समय से जिस तरह से उनका चल रहा है, चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखें, उससे पहले भी देखें, टूर पे भी, तो आपको उनके गेम में एक मैच्योरिटी नजर आ रही है काफी, जो बहुत अच्छी बात है। वो पहले भी उनके गेम में थी जब वो जूनियर और एज ग्रुप में खेल रहे थे, लेकिन जब से पिछले कुछ समय से न सिर्फ उनके बल्कि पूरा जो इंडियन कंटिंजेंट है उसके गेम में आपको एक परिवर्तन दिखता है, अच्छा परिवर्तन, एक मैच्योरिटी दिखती है, सामने वाले के हिसाब से ना खेल के अपने गेम प्लान के हिसाब से खेलते हुए दिखते हैं आपको उनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। लक्ष्य सेन में अग्रेसिव वो पहले से थे, कॉन्फिडेंट वो पहले से थे, अब उनके अंदर वो जो वेरिएशंस है उसकी वजह से उनके अंदर वो मैच डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज है वो भी बहुत इंप्रूव हुई है उनकी। तो और जैसी उनकी उम्र है उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से वो आगे और ऊपर ही जाएंगे, और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको बिल्कुल टॉप तक पहुंचने में, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। बिल्कुल, और लक्ष्य सेन को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और आज जो दूसरा मुकाबला हुआ लक्ष्य सेन की जीत के कुछ देर बाद, एचएस प्रणय जब कोर्ट में आए तो उनके सामने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोता की बड़ी चुनौती थी, और लग रहा था कि मैच काफी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 21-17 और 21-16 से केंटो मोमोता को हराकर जो प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि लक्ष्य सेन हमेशा से एक अच्छे खिलाड़ी थे, जूनियर से भी, और अब वो सीनियर में अपनी जगह बना रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। प्रणय का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो जब आए थे तो वो बहुत अच्छे थे, बीच में कुछ समय के लिए उनका फॉर्म, थोड़ा सा इंजरी की भी प्रॉब्लम थी, थोड़ा फॉर्म की का इश्यू था, बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से वो बीच में कहीं पे खो गए थे, या यूं कहें कि जब बाकी खिलाड़ी थे वो बहुत आगे निकल गए थे उनसे। प्रणय काफी सीनियर है इस इंडियन पूरी टीम के हिसाब से, बहुत पहले उन्होंने अपनी शुरुआत की थी इंडिया जर्सी में, लेकिन बीच में कहीं पे वो खो गए थे। लेकिन अगर हम पिछले साल से अभी का देखें, जिस तरह से प्रणय ने वापसी की है, खासकर कि थॉमस कप जो हुआ था उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन था, शायद वहां से लोगों को एक तरह से दोबारा से ये लगा कि हाँ, प्रणय अब वापस आ रहा है। और हालांकि उसके पहले भी 1-2 टूर्नामेंट्स में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पर उस जीत ने उनको टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा दोबारा से बना दिया था, और उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ऐसा नहीं है कि थॉमस कप के बाद वो एकदम उनका कंसिस्टेंसी चली गई हो या गेम में कुछ खराबी आई हो, वो उसके बाद और इंप्रूव ही होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मोमोता के साथ ये उनकी पहली जीत है टूर पे 8 गेम्स में, 8 मैचेस में। इससे पहले वो 7 बार खेले हैं और 7 बार हारे हैं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है। खिलाड़ी, मैं हमेशा से मानती आई हूं कि खिलाड़ी के स्किल्स कभी खत्म नहीं होते हैं या उसका टैलेंट खत्म नहीं होता है, या तो दूसरे वाला आपसे ज्यादा स्किलफुल होता है या आप में कोई ऐसी कमी होती है, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो या कॉन्फिडेंस हो या मेंटल इश्यूज हो या फिजिकल इश्यूज हो, जिसकी वजह से आप हारते हो। लेकिन ये सारी चीजें आपका स्किल खत्म नहीं कर सकती हैं। और प्रणय अब उस स्टेज में है जहां पे वो शायद ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो बीच का उनका पीरियड था वो उस पीरियड ने उनको खत्म नहीं किया है एज अ प्लेयर, बल्कि शायद वो उससे और ज्यादा मजबूत होके बाहर निकले हैं। और जिस तरह से वो जा रहे हैं पिछले करीब 16-17 महीनों से, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो रुकने का कोई इनका इरादा है। और अगर अगला मैच जो इनका लक्ष्य के साथ है, हालांकि लक्ष्य बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पर जब 2 बराबर के खिलाड़ी टकराते हैं तो वहां पे सिर्फ आपका स्किल और टैलेंट नहीं होता, वहां पे वो कुछ एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो मेरे हिसाब जिसको लोग
लक भी कहते हैं, कुछ लोग उसको फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ जीतने की भूख होती है। अगर दो 100% पे हों और उनमें से एक जीतता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको जीतने की ज्यादा जरूरत है। जी, और कहते भी हैं फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। तो यहाँ पे जैसा कि प्रणय के बारे में आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा है जो हम इंडियन फैंस हैं उनके सामने अब ये आ गई है कि लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय जब आमने सामने होंगे तो हमें किसका साथ देना है, क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है यहाँ पर कि अब कि लक्ष्य या प्रणय कोई एक आगे जाएगा दोनों में से। तो वो चीज थोड़ी सी क्या आप किस तरह से आप इस मुकाबले को देखते हैं? मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीतना इंडिया ने है। तो उसके बाद उस झंडे के आगे लक्ष्य सेन लिखा हो या एचएस प्रणय लिखा हो, मेरे लिए तो वो झंडा इंपॉर्टेंट है जो कल जीतेगा, और दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत का स्थान पक्का है। बिल्कुल, बल्कि मेरे को और ज्यादा खुशी होती अगर ये दो अलग अलग ड्रॉज के हाफ में होते ताकि हम और आगे जाके शायद सेमीफाइनल या फाइनल में ये मुकाबला देखते तो शायद और भी ज्यादा अच्छा होता। जी बिल्कुल, तो इस मुकाबले पर सबकी नजर बनी रहेगी। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की बात करते हैं। मेंस डबल्स में जो इन्होंने 8वें नंबर की जो जोड़ी है किम स्ट्रुप और एंडर्स रासमुसेन की टेनिस जोड़ी को मात दी और 21-17 और 21-16 से मुकाबले को जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अगर देखें तो जो 35th रैंक वाली जो अर्जुन और कपिला की जोड़ी है, इन्होंने इनके सामने हालांकि जो कांस्य पदक विजेता जो जोड़ी थी उसको इन्होंने हराया और काफी अच्छी खेल का प्रदर्शन किया। अगर हम 3-4 साल पीछे जाएं तो जब सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने खेलना शुरू किया था तो मेंस डबल्स का बहुत ज्यादा इंडिया में उस तरह से था नहीं बैडमिंटन में, बल्कि विमेंस में भी नहीं था। अगर हम डबल्स के हिसाब से देखें तो इंडियन बैडमिंटन में ज्वाला अश्विनी के बाद हम बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा जोड़ियां याद आएंगी नहीं जिन्होंने टॉप लेवल पे अच्छा प्रदर्शन किया या उन्होंने कुछ अचीव किया हो। तो जब सात्विक और चिराग ने शुरू किया था तो लगातार यही हो रहा था कि इंडिया में बैडमिंटन डबल्स का नहीं होता है। जी, उस टाइम पे जब वो एक आध अच्छे मैच जीतते थे तो लोगों को हैरानी भी होती थी कि अरे इन्होंने जीत लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि डबल्स पेयर ने हमारे जीता है। फिर धीरे धीरे वो जीत 1 से 2 में बदली, फिर 4 में बदली। आज की तारीख में चिराग और सात्विक को कोई भी दुनिया की जोड़ी लाइटली नहीं लेती। उन्होंने अपने आप को ये प्रूव कर दिया कि हम वर्ल्ड के बेस्ट पेयर्स में आते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी था जो ध्रुव और अर्जुन की जोड़ी है उनका परफॉर्म करना, वरना अगर एक सेकंड लाइन या सेकंड लाइन तो नहीं कहूंगी बट एक अल्टरनेट बी टीम, एक सी टीम, एक डी टीम नहीं आती जाएगी आपके पास, तो शायद डबल्स में यही होता जो ज्वाला और अश्विनी के साथ हुआ, जहां पे आपको कई सालों तक उनका कोई सक्सेसर मिला ही नहीं क्योंकि आपने किसी को ग्रूम ही नहीं किया। हर जगह सिर्फ ज्वाला अश्विनी खेलते थे, वो जीतते थे। आपके पास एक सेकंड लाइन ही नहीं थी जो उनके एब्सेंस में उनकी गेम को आगे बढ़ा पाए या उनकी लेगेसी बढ़ा पाए। आज की तारीख में आपके पास अगर ध्रुव और अर्जुन की जोड़ी जो है अगर वो इसी तरह से करती रही, और मुझे पूरा यकीन है कि वो करते रहेंगे इस तरह से, आज उनकी एक जीत पे लोगों को लग रहा है कि अरे ये कैसे पहुंच गए यहाँ पे, इन्होंने एक अपसेट कर दिया है। ये अपसेट जब एक मैच से 2 पे, 2 से 4 पे होगा और ये अपसेट एक रूटीन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये होगी कि हम 2 जोड़ियों को मेडल के आसपास देख सकेंगे। हमें ये नहीं सोचते रहना होगा कि अरे सात्विक और चिराग में से बाई चांस अगर ये लोग नहीं खेल पाए तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है ऑलरेडी। तो वो बहुत जरूरी होता है अपने आप को एक किसी भी खेल में अपना डोमिनेशन प्रूव करने के लिए। चाइना या डेनमार्क इसीलिए टॉप पे होते हैं क्योंकि उनके पास हर चीज के लिए 2 की जगह 6 लोग होते हैं खेलने वाले। वो हमारे लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और महिला डबल्स की बात करें तो अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी जो है, आज का दिन उनके नाम नहीं था क्योंकि सामने जो अपोनेंट थे वो भी जो वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट थे चाइना के, तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं 21-15 और 21-10 से उनको हार का सामना करना पड़ा। और शायद बट ये जोड़ी भी काफी अच्छा खेलती है, लेकिन आज का दिन इनके नाम नहीं था। बिल्कुल। और
मुझे लगता है कि अब हमको थोड़ा सा बाकी जोड़ियों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो ट्रेसा और गायत्री की हो या बाकी जोड़ियां भी हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा ज्वाला और अश्विनी, तो आप समझ सकते हैं कि अश्विनी कितने सालों से खेल रही हैं और वो किस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। तो एक्सपीरियंस उनको हमेशा हेल्प करेगा, पर कहीं ना कहीं आपको अगली जनरेशन की तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। फुटबॉल की बात करते हैं। ड्यूरंट कप फुटबॉल में ग्रुप बी के मुकाबले में एटीके मोहन बागान और मुंबई सिटी के बीच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मैच जारी है। हाफ टाइम तक मोहन बागान ने 1-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले ग्रुप सी के मैच में इंफाल में आर्मी जेड और नेरोका एफसी के बीच खेला गया मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तो इस समय चूंकि एटीके मोहन बागान जो है और मुंबई सिटी दोनों काफी मजबूत टीम मानी जाती हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को? मैच तो खैर बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और ये टीमें आईएसएल में भी खेलती हैं, तो इनको एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है। मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से जो आईएसएल के बाहर की टीमें हैं उन्होंने चैलेंज किया है और एक बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया है हर गेम में जो आईएसएल की टीम्स है उनको, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आईएसएल का बड़ा है रुतबा इंडियन फुटबॉल में, कहीं ना कहीं लोग बाकी टीमों को और बाकी जो फुटबॉल के बाकी की स्टेट्स हैं या जो बाकी के क्लब्स हैं उनको उनकी पहचान कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे थे कि ये भी क्लब्स हैं, चाहे वो आर्मी की टीम्स हो या जो भी टीम्स हो। तो जब ऐसी टीमें आके आपको चैलेंज करती हैं और आज जीतती हैं तो आपको हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका पूल बड़ा हो रहा है उससे। भारतीय ओपनर शुभमन गिल 45 स्थान की छलांग लगाकर आईसीसी की आज जारी ताजा ओडीआई रैंकिंग में 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 22 वर्षीय बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुए ओडीआई सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने हरारे में खेले गए आखिरी एक दिवसीय मैच में इस फॉर्मेट में 97 गेंदों पर 130 रन बनाकर अपना पहला शतक बनाया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कुल 891 रेटिंग अंकों के साथ ओडीआई की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं और कहीं न कहीं शुभमन गिल के लिए एक अच्छी खबर। बिल्कुल, और बहुत समय से लग रहा था कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं स्कोर कर पा रहे हैं और कब उनका 100 आएगा, क्योंकि जब वो जूनियर में खेल रहे थे तभी से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये हालांकि मैं ये चीजें नहीं मानती हूँ कि ये अगले विराट कोहली होंगे या अगले सचिन तेंदुलकर होंगे, तो उनके टैलेंट पे कभी ये शक नहीं था, पर और उन्होंने परफॉर्म भी किया, पर वो जो सेंचुरी वाला जो एक जिंक्स था वो नहीं टूट पा रहा था। लगातार ये अटकलें लग रही थी कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, और मुझे लगता है कि वो चीज अब जब हो गई है तो अब मुझे लगता है कि अब इसके आगे अगली जितनी भी आएंगी उनमें उतना टाइम नहीं लगेगा, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा शुभमन गिल की आगे की सेंचुरीज के लिए। बात करते हैं एशिया कप 2022 के मुख्य मुकाबले 27 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और क्वालिफायर मैच की बात करें तो आज रात हांगकांग का सामना संयुक्त अरब अमारात से होगा। एक दूसरे क्वालिफायर मैच में सिंगापुर का सामना इस समय कुवैत से चल रहा है। और इस बीच टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके लगे हैं। टीम के 22 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज हसन महमूद और टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से पहले बल्लेबाज लिटन दास भी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो बांग्लादेश के लिए एक थोड़ा सा झटका है। मुझे लगता है पूरे एशिया कप के लिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के ऑलरेडी खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, बड़े खिलाड़ी चोट की वजह से। तो अब बांग्लादेश जो जितनी भी एशिया कप की 3-4 मजबूत टीमें हैं, अगर वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होंगी तो ये टूर्नामेंट के लिए ये बहुत खराब चीज है। और श्रोताओं, चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डूरन कप फुटबॉल में आर्मी जेड और नेरोका एफसी के बीच खेला गया मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। और आईसीसी की जारी ओडीआई रैंकिंग में शुभमन गिल 45 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंचे। विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने अपने स्थान पर बरकरार।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newszone.air.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।